दोस्तों नमस्कार, हिंदी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन मिश्रा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हम लोग आगामी 16 व 17 फरवरी को होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए हिंदी विषय के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आपहुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आपहुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? ऑप्शन है कौशल्या बैसंत्री, ऑप्शन बी कुसुम अंसल, ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता, ऑप्शन डी चित्रा मुग्दल। आपको बताना है कि आपहुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है। उत्तर होगा ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता आपहुदरी रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड को आपहुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा नाम से लिखा है। रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा के दूसरे खंड को आपहुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा नाम से लिखा है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? ऑप्शन ए अभिनवगुप्त, ऑप्शन बी भट्टलोल्लट, ऑप्शन सी भट्टनायक, ऑप्शन डी भट्टशंकु। उत्तर होगा ऑप्शन बी भट्टलोल्लट। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति भट्टलोल्लट ने माना है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्टलोल्लट ने माना है। आचार्य ने निष्पत्ति से अर्थ लिया है उत्पत्ति एवं संयोग से अर्थ लिया है उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध। आचार्य भट्टलोल्लट ने निष्पत्ति से अर्थ लिया है उत्पत्ति एवं संयोग से अर्थ लिया है उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध। भट्टलोल्लट भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले पहले आचार्य हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले पहले आचार्य कौन है? भट्टलोल्लट। भट्टलोल्लट भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करने वाले पहले आचार्य हैं। लोल्लट के दर्शन को मीमांसा दर्शन कहते हैं। लोल्लट के दर्शन को मीमांसा दर्शन कहते हैं। भट्टलोल्लट भरत मुनि की व्याख्या को सर्वाधिक निकट की है। भट्टलोल्लट की भरत मुनि की व्याख्या सर्वाधिक निकट की है। भट्टलोल्लट सिद्धांत को उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचयवाद, प्रतीतिवाद कहा जाता है। भट्टलोल्लट के सिद्धांत को उत्पत्तिवाद, आरोपवाद, उपचयवाद या प्रतीतिवाद कहा जाता है। इसके अन्य नाम हैं आरोपवाद, उत्पत्तिवाद, उपचयवाद या प्रतीतिवाद। उनके अनुसार सहृदय अनुकर्ता नट को देखकर आनंद की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि वह अनुकर्ता का आरोप करके आनंद की प्राप्ति करता है। भट्टलोल्लट के अनुसार अनुकर्ता नट को देखकर आनंद की प्राप्ति नहीं करता, बल्कि अनुकर्ता का आरोप करके आनंद की प्राप्ति करता है। भट्टलोल्लट ने रस की मूल स्थिति को अनुकार्य में और गौरता अनुकर्ता में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने दृष्ट कृति और अदृष्ट कृति को काव्य प्रयोजन माना है? किस आचार्य ने दृष्ट कृति और अदृष्ट कृति को काव्य प्रयोजन माना है? ऑप्शन ए कुंतक, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी रुद्रट। उत्तर होगा ऑप्शन सी वामन। ऑप्शन सी वामन। आचार्य वामन ने दृष्ट कृति और अदृष्ट कृति को काव्य प्रयोजन माना है। इस संदर्भ में आचार्य वामन कहते हैं, काव्य सदृष्टार्थ कृति कृति हेतुत्वात्। आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। आचार्य वामन ने कर्ता की दृष्टि से काव्य प्रयोजन पर प्रकाश डाला है। वामन ने दृष्ट और अदृष्ट रूप में काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, प्रीति और आनंद की साधना एवं कवि को कृति प्राप्त करना आदि को काव्य प्रयोजन कहते हैं। आचार्य वामन ने काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, प्रीति और कृति। अगला प्रश्न है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? ऑप्शन ए विशुद्ध सौंदर्यवादी, ऑप्शन बी विशुद्ध शिल्पवादी, ऑप्शन सी विशुद्ध कथ्यवादी, ऑप्शन डी विशुद्ध रसवादी। आपको बताना है कि वामन रीति के आधारभूत तत्व के रूप में उनका दृष्टिकोण कैसा है। उत्तर है ऑप्शन ए विशुद्ध सौंदर्यवादी। विशुद्ध सौंदर्यवादी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में आचार्य वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है। ये भी पूछा जाता है कि रीति संप्रदाय की प्रतिष्ठा किसने की है, तो आचार्य वामन इसका उत्तर होगा। उन्होंने
काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। देखिए आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। काव्य की आत्मा रीति को माना है। आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात विशेष पद रचना को रीति कहा है। आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना अर्थात विशेष पद रचना को रीति कहा है। वामन यह मानते हैं कि विशेषता गुणों के समावेश के कारण आता है। वामन यह मानते हैं कि यह विशेषता गुणों के समावेश के कारण आता है। विशेषो गुणात्मा काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। विशेषो गुणात्मा काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा। अतः उनके अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म को, जो कि शब्दगत भी है और अर्थगत भी, इसकी संख्या 10-10 माना गया है। अतः उनके अनुसार काव्य के शोभा कारक धर्म, जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हैं, वो शब्दगत हैं और अर्थगत हैं, और ये शब्दगत भी 10 हैं और अर्थगत भी 10, यानी कि इसकी संख्या 10-10 माना गया है। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? आपको बताना है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी विलक्षणा। उत्तर होगा ऑप्शन सी व्यंजना। ऑप्शन सी व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्नगत काव्य पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीरदास के दुखी होने की बात कही गई है। उसके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है, जिसके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच आदमी पीसता रहता है। महत्वपूर्ण नोट देख लेते हैं। व्यंजना शब्द, व्यंजना का महत्व। काव्य सौंदर्य के बोध में व्यंजना शब्द शक्ति का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंजना शब्द शक्ति काव्य में अर्थ के गहराई, सघनता और विस्तार लाता है। जो व्यंजना शब्द शक्ति है वो काव्य में गहराई, सघनता और विस्तार लाती है। काव्य शास्त्रियों ने सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही स्वीकार की है जहां रस व्यंग व्यंजित हो। काव्य शास्त्रियों ने सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही स्वीकार की है जहां रस व्यंग व्यंजित हो। अगला प्रश्न है, लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? ऑप्शन है पोएटिक्स, ऑप्शन बी मोरल फिलोसफी, ऑप्शन सी ऑन द सबलाइन, ऑप्शन डी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस। उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑन द सबलाइन। लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइन ग्रंथ में या पुस्तक में किया है। लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन ऑन द सबलाइन ग्रंथ में किया है। यूनान के काव्यलोचक एवं शिक्षक लोनजाइनस ने काव्य में उदात्त तत्व नाम कृति की रचना की। लोनजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लोनजाइनस ने जो उदात्त तत्व का सिद्धांत है वो काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लोनजाइनस ने उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला एवं कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है। लोनजाइनस ने उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है। उदात्त महान विचारों, संगठित अलंकार योजना, अभिजात्य पद रचना एवं प्रभाव की गरिता या गरिमा में समाहित है। लोनजाइनस का कहना है कि उदात्त महान विचारों, संगठित अलंकार योजना, अभिजात्य पद रचना एवं प्रभाव की गरिमा में समाहित है। ऑन द सबलाइन का वास्तविक नाम यूनानी भाषा में पेरिहुप्सुस है। देखिए ऑन द सबलाइन जो उनका ग्रंथ है या पुस्तक है उसको यूनानी भाषा में उसका नाम है पेरिहुप्सुस। इसी को हिंदी में उदात्त की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? ऑप्शन है बेनेडितो क्रोचे, ऑप्शन बी आई.ए. रिचर्ड, ऑप्शन सी स्पिनगार्ड, ऑप्शन डी टी.एस. इलियट। उत्तर होगा ऑप्शन ए बेनेडितो क्रोचे ने
कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? पाश्चात्य विचारक बेनेडितो क्रोचे ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है। बेनेडितो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक के साथ अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो इसका उत्तर होगा बेनेडितो क्रोचे। बेनेडितो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं और साथ अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। बेनेडितो क्रोचे का उद्देश्य क्या था? साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना, इसीलिए इन्हें आत्मवादी दार्शनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? ऑप्शन है कृतिकार, ऑप्शन बी कृति, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी युगीन परिस्थितियां। आपको बताना है कि नई समीक्षा के केंद्र में कौन है। उत्तर होगा ऑप्शन बी कृति। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। नई समीक्षा के केंद्र में कृति है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा अथवा नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व समृद्ध आलोचनात्मक आंदोलन का नाम नई समीक्षा अथवा नई आलोचना, न्यू क्रिटिसिज्म इस आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। इस आंदोलन का उद्भव आंग्ल अमेरिकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के रूप में हुआ। पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब आलोचना की दृष्टि काव्य कृति की अपेक्षा कृतिकार पर अधिकाधिक केंद्रित होने लगी, तब इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटा। देखिए, इसमें कहा गया है कि पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में जब आलोचना की दृष्टि काव्य कृति की अपेक्षा कृतिकार पर अधिकाधिक केंद्रित हो गई, आधारित हो गई, तब इस रोमांटिक दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटा। इसके विरुद्ध विद्रोह का स्वर फूटा। इस वर्ग के आलोचकों के अनुसार समीक्षा की सार्थकता कृति के केंद्र के आलोकन में ही निहित है। जो नई समीक्षा के आलोचक हैं, उनका कहना है या उनके अनुसार समीक्षा की सार्थकता कृति के केंद्र के आलोकन में ही निहित है। अगला प्रश्न है, वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? ऑप्शन ए मिथक के द्वारा, ऑप्शन बी कल्पना के द्वारा, ऑप्शन सी प्रतीक के द्वारा, ऑप्शन डी बिंब के द्वारा। तो इसमें पूछा गया है कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थ और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? उत्तर होगा ऑप्शन डी बिंब के द्वारा। बिंब के द्वारा इंद्रिय ग्राह्य और प्रत्यक्ष बनाता है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता आदि विचार साकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? ऑप्शन ए एमिल जोला, ऑप्शन बी किट्स, ऑप्शन सी जीन मोरेस, ऑप्शन डी जेम्स जॉइस। आपको बताना है कि प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? उत्तर होगा ऑप्शन सी जीन मोरेस। तो प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे जीन मोरेस। प्रतीकवाद का प्रारंभ वर्ष 1886 ईस्वी में फ्रांस के कवि जीन मोरेस ने प्रतीकवाद सिंबोलिज्म विषयक घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के साथ हुआ। प्रतीकवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1886 में फ्रांस में किसके द्वारा? जीन मोरेस के प्रतीकवाद सिंबोलिज्म विषयक घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर देवराज, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है आपको। उत्तर होगा ऑप्शन सी नामवर सिंह। नामवर सिंह छायावाद पुस्तक के लेखक हैं। व्याख्या देखते हैं। छायावाद नामक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1955 में हुआ। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह, और इसका प्रकाशन 1955 में हुआ। नामवर सिंह के अनुसार इस पुस्तक में छायावाद
की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छाया चित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया है। नामवर सिंह के अनुसार इस पुस्तक में छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छायाचित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए सुरेंद्र अज्ञात, ऑप्शन बी चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ऑप्शन सी कंवल भारती, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, धर्म कथा पुनरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? धर्म कथा पुनरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी देव कथा, ऑप्शन सी मिथास, ऑप्शन डी मिथक। उत्तर होगा ऑप्शन डी मिथक। धर्म कथा पुरावृत्त या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मीथ का समानार्थी समझा जाता रहा है। इसकी व्युत्पत्ति वास्तव में यूनानी भाषा के माइथास शब्द से मानी जाती है। जो मिथक शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के मिथ के समानार्थी समझा जाता है और इसकी व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथास शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है आप्तवचन या अतर्क कथन। आप्तवचन या अतर्क कथन माइथास या मिथ का अर्थ होगा। मिथक ऐसे कथनों को कहा जा सकता है जिस पर न तो अविश्वास होता है न तो विश्वास। इनकी न तो व्याख्याएं की जा सकती है न तो तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। देखिए बताया गया कि मिथक किसे कहा जाता है या किसे कहा जा सकता है। मिथक ऐसे कथनों को कहा जा सकता है जिस पर न तो अविश्वास होता है न तो विश्वास, न तो इनकी व्याख्याएं की जा सकती है न तो तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में मिथक के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। हिंदी साहित्य में मिथक के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जिसमें धर्म कथा, पुरावृत्त, पूरा कथा, पुराख्यान, पुराण, पुराण कथा, कल्प कथा, सृष्टि कथा, धर्मगाथा आदि, किंतु ये सभी शब्द मिथक शब्द की पूर्ण व्याख्या नहीं करते। इसमें बताया गया है कि मिथक शब्द के लिए और कौन कौन से शब्द हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं। धर्म कथा, पुरावृत्त, पुरा कथा, पुराख्यान, पुराण, पुराण कथा, कल्प कथा, सृष्टि कथा, धर्मगाथा आदि। अगला प्रश्न है, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी एकात्म मानववाद, ऑप्शन सी गांधीवाद, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक समाजवाद। उत्तर होगा ऑप्शन सी गांधीवाद। ऑप्शन सी गांधीवाद। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवाद दर्शन के आधार माने जाते हैं। सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत गांधीवादी दर्शन के आधार माने जाते हैं। सर्वोदय शब्द का अर्थ यूनिवर्सल या सार्वभौमिक उत्थान या सबका उदय सबका विकास से है। जो सर्वोदय शब्द का है उसका अर्थ है यूनिवर्सल या सार्वभौमिक उत्थान, सबका उदय सबका विकास से है। सर्वोदय शब्द का निर्माण महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी लेखक जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती में वर्ष 1908 में अनुवाद के रूप में किया था। सर्वोदय शब्द का निर्माण महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी लेखक जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक अनटू द लास्ट का गुजराती में वर्ष 1908 ईस्वी में अनुवाद के रूप में किया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या न्यायशीलता का सिद्धांत का प्रतिपादन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1903 में किया था। जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है या न्यायशीलता का सिद्धांत, उसका प्रतिपादन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1903 में किया था। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है। ट्रस्टीशिप एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जिसे गांधी जी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ट्रस्टीशिप अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सके। ट्रस्टीशिप अमीर लोगों को एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा वे गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सके। ट्रस्टीशिप सिद्धांत गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर
और भगवत गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ था। जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है गांधी जी के आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है, जो कि थियोसॉफिकल लिटरेचर और भगवत गीता के अध्ययन से उनमें विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुर्दहिया, ऑप्शन बी संताप, ऑप्शन सी उठाई गीर, ऑप्शन डी जूठन। तो आपको बताना है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है। उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2012 की आत्मकथा का नाम जूठन है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। कथन के लेखक कौन है? विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। कथन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। कथन के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्नगत पंक्तियों के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है या यह किसका कथन है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी परशुराम चतुर्वेदी। उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उपरोक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे उनके पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। उन्होंने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे वर्ष 1929 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे व्यवस्थित और प्रामाणिक माना जाता है। देखिए, जो ऊपर जो कथन दिया गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और यह कथन उनके पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे वर्ष 1929 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और यह हिंदी साहित्य का सबसे व्यवस्थित और सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कामायनी महाकाव्य जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, उसका 9वां सर्ग पूछा गया है। आपको बताना है कि कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी ईर्ष्या, ऑप्शन सी ईरा, ऑप्शन डी स्वप्न। उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ईरा। व्याख्या देखते हैं। कामायनी का 9वां सर्ग ईरा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। कामायनी रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी कैसा का महाकाव्य है? रहस्यवादी महाकाव्य है। सृष्टि के रहस्य पर विवाद करने वाली दो मुख्य विचारधाराएं हैं, एक भारतीय, दूसरी पाश्चात्य। पाश्चात्य विचारधारा जो डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारतीय विचारधारा मनस्तव प्रधान है, मनस्तव प्रधान है। कामायनी 15 सर्ग अध्यायों का महाकाव्य है जो निम्न है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इसमें कामायनी के 15 सर्ग बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? ऑप्शन ए गीतांजलि से, ऑप्शन बी कृतिवास रामायण से, ऑप्शन सी रामचरितमानस से, ऑप्शन डी वाल्मीकि रामायण से। तो आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है। उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कृतिवास रामायण से, कृतिवास रामायण से। निराला की राम की शक्ति पूजा बंगला के कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। जो निराला की राम की शक्ति पूजा है वो बंगला के
कृत्तिवास रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। निराला की राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास के बंगला रामायण से लिया गया है। निराला की राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कृत्तिवास के बंगला रामायण से लिया गया है। शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र जाम्बवान के परामर्श में है। शक्ति पूजा में शक्ति संधान की रचनात्मक व्याख्या है और इसका मूल सूत्र जाम्बवान के परामर्श में है। रचना प्रक्रिया और भावबोध के स्तर पर प्रस्तुत कविता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित लोक मंगल की साधना की कृति है। रचना प्रक्रिया और भावबोध के स्तर पर प्रस्तुत कविता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित लोक मंगल की साधना की कृति है। इस कविता में एक और यथार्थ से जूझते हुए मानव का अंतर्द्वंद है तो दूसरी ओर एक सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, जो राम की शक्ति पूजा कविता है उसमें एक और यथार्थ से जूझते हुए मानव का अंतर्द्वंद या संघर्ष कह लीजिए, और दूसरी ओर एक सांस्कृतिक सामाजिक प्रक्रिया है। किंतु कृत्तिवास और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद है। लेकिन इसमें बताया गया है कि कृत्तिवास रामायण और राम की शक्ति पूजा में पर्याप्त भेद भी है। पहला, जहां कृत्तिवास में कथा पौराणिकता से युक्त होकर अर्थ की भूमि पर सपाटता रखती है, वहीं दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा नामक कविता में कथा आधुनिकता से मुक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। जो राम की शक्ति पूजा कविता है वह आधुनिकता से मुक्त होकर अर्थ की कई भूमियों को स्पर्श करती है। साथ ही निराला ने इसमें योगीन चेतना व आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया है। साथ ही निराला जी ने इसमें योगीन चेतना व आत्म संघर्ष का मनोवैज्ञानिक धरातल पर बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं। एक पंक्ति दी गई है, पूछा गया है किस कवि की है। पंक्ति क्या है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ऑप्शन ए मुक्तिबोध की, ऑप्शन बी धूमिल की, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय की, ऑप्शन डी नागार्जुन की। उत्तर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध की। यह जो पंक्ति है यह मुक्तिबोध की है। व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। उपरोक्त पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। जो उपयुक्त पंक्तियां दी गई हैं वो मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से ली गई हैं और यह अंधेरे में जो कविता है वह काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। इस कविता में नीरवी ने स्वतंत्रता से पहले की ओर और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद की स्थिति का चित्रण किया है। इसमें यह दिखाया गया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए वे लोग स्वतंत्रता के बाद किसी अंधेरे में खो गए और जो लोग स्वार्थी और अवसरवादी थे वे प्रकाश में आ गए। इसमें बताया गया है, यह दिखाया गया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए वे लोग स्वतंत्रता के बाद किसी अंधेरे में खो गए और जो लोग स्वार्थी और अवसरवादी थे वे प्रकाश में आ गए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। ऑप्शन ए प्रेमाश्रम, ऑप्शन बी कायाकल्प, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी रंगभूमि। उत्तर होगा ऑप्शन सी सेवा सदन। सेवा सदन। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास है वो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से लिखा गया था। बाजारे हुस्न उर्दू भाषा में सन 1916 में लिखा गया, जिसे प्रेमचंद ने स्वयं हिंदी में अनुवाद करते हुए सन 1919 में सेवा सदन नाम से प्रस्तुत किया। देखिए, जो बाजारे हुस्न है वो उर्दू भाषा में 1916 में लिखा गया था, जिसे स्वयं प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद कर 1919 में सेवा सदन नाम से प्रकाशित किया या प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए सन 1914 में, ऑप्शन बी सन 1915 में, ऑप्शन सी सन 1916 में, ऑप्शन डी सन 1917 में। आपको बताना है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष। उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सन 1915 में। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सन 1915 में हुआ था।
व्याख्या है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। जो उसने कहा था कहानी है वो किसके द्वारा लिखित है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था कहानी का प्रकाशन सन 1915 में हुआ था। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी को तत्कालीन समालोचकों ने उस युग की आधुनिक कहानी माना था। सरस्वती पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी और उस युग के समालोचकों ने इस कहानी को आधुनिक कहानी माना था। गुलेरी जी की यह कहानी हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। गुलेरी जी की यह कहानी हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। इसके मूल संवेदना यह है कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर देता है या कर देते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं। नीचे कुछ प्रमुख रचनाएं दी गई हैं गुलेरी जी की, देखते हैं। कहानी सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। निबंध है मारेसी मोई कुठाय कछुआ धर्म। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध है मारेसी मोई कुठाय कछुआ धर्म। आलोचना है पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है आलोचना पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है? ऑप्शन ए दुर्योधन, ऑप्शन बी युयुत्सु, ऑप्शन सी धृतराष्ट्र, ऑप्शन डी अश्वत्थामा। उत्तर होगा ऑप्शन डी अश्वत्थामा। धर्मवीर भारती की गीति नाट्य अंधा युग का पात्र अश्वत्थामा है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। धर्मवीर भारती की गीति नाट्य अंधा युग का पात्र अश्वत्थामा जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग नाटक का रचनाकाल 1954 है। देखिए अंधा युग का रचनाकाल जो है 1954 है। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखी गई है। परीक्षाओं में यह भी पूछ सकता है कि यह किस शैली में लिखी गई है, तो आपको याद रखना है कि अंधा युग नाटक है वह वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखी गई है। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। अंधा युग नाटक का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। अंधा युग नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। अंधा युग नाटक में सशक्त बिंब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। मुक्त छंदों में लिखा गया है। इस नाटक में धर्मवीर जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है। किस नाटक अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को दर्शित किया है। अंधा युग नाटक की कथावस्तु 5 भागों में विभाजित है। अंधा युग नाटक की कथावस्तु 5 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन सी राग दरबारी, ऑप्शन डी विश्रामपुर का संत। आपको बताना है वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं। उत्तर होगा ऑप्शन सी राग दरबारी। वैद्य जी राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। राग दरबारी उपन्यास के उपन्यासकार हैं श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के उपन्यासकार हैं श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्मलता से अनावृत करता है। राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जो गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सहजता और निर्मलता से अनावृत करता है। राग दरबारी उपन्यास के लिए शुक्ल जी को सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा। राग दरबारी उपन्यास के लिए शुक्ल जी को सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रीलाल शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। श्रीलाल शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण
पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र वैद्य जी, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ, छोटा पहलवान, प्रिंसिपल साहब, जोगनाथ, शनिच्चर, मंगलदास, लंगर। अगला प्रश्न है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चीर सहचर, सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मालविका, ऑप्शन डी अलका। उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त का कथन है। जो उपरोक्त कथन दिया गया है वो चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया और चंद्रगुप्त का ही कथन है। उपरोक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त की हैं। नाटक के पात्र चंद्रगुप्त का कथन है। चंद्रगुप्त नाट्य कीर्ति प्रसाद जी के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत और प्रौढ़ है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। प्रसाद जी ने वर्ष 1912 में कल्याणी परिणय शीर्षक से एक लघु नाटिका लिखी थी, जिसे चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका को कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में शामिल कर दिया। देखिए 1912 में जयशंकर प्रसाद ने कल्याणी परिणय नामक एक लघु नाटिका लिखी थी, जिसे चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिणय नाटिका को कुछ परिवर्तन करके इसी नाटक में शामिल कर दिया। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं और 44 दृश्य हैं। इसमें 13 गीत भी हैं। चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं और 13 गीत भी हैं। प्रथम अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10 और तीसरे अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य। पहले अंक में 11 दृश्य, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14 दृश्य हैं। इस प्रकार कुल 44 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक की कथा को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। चंद्रगुप्त नाटक की कथा को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। 1 सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन। 2 है मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन। 3 है चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। 4 है आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। इस प्रकार कुल ये 4 भाग हैं। अगला प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? एक पंक्ति दी गई है, पूछा गया है कि इन पंक्तियों के लेखक कौन है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। उपरोक्त पंक्ति को बाल मुकुंद गुप्त ने निबंध शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है। जो ऊपर जो पंक्ति दी गई है वह बाल मुकुंद गुप्त के निबंध शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन से लिया गया है। शिव शंभू शर्मा बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित एक कल्पित पात्र है। बाल मुकुंद गुप्त जी ने शिव शंभू शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए 8 पत्र लिखे थे। ये 8 पत्र हैं। बताया गया है कि बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए 8 पत्र लिखे थे और ये 8 पत्र हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय के कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण और बंक विच्छेद। उपरोक्त 8 पत्र 1 वर्ष तक 1904 से 1905 ईस्वी भारत मित्र और जमाना में प्रकाशित होते रहे। जो ये 8 पत्र हैं वो 1 साल तक भारत मित्र और जमाना पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद गुप्त जी के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी ने किया था। इनका जो पत्र है वो अंग्रेजी में अनुवाद गुप्त जी के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी ने किया था। आलोचकों का मानना है कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी हैं। आलोचकों का मानना है कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी हैं। इनके निबंधों का प्राण भारतेंदु युग और शरीर द्विवेदी युग का है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का प्राण जो है भारतेंदु युग और शरीर द्विवेदी युग का है।
इसलिए इनको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कहा जाता है आलोचकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए वैष्णवता और भारतवर्ष, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ऑप्शन डी शिव शंभू के चिट्ठे। उत्तर है ऑप्शन सी भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। प्रश्नगत कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में बलिया के ददरी में एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण, बलिया वाला भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ। देखिए इसमें बताया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में बलिया के ददरी में एक व्याख्यान दिया था, जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया वाला भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? ऑप्शन ए श्रद्धा और भक्ति, ऑप्शन बी आचरण की सभ्यता, ऑप्शन सी विकलांग श्रद्धा का दौर, ऑप्शन डी धर्म और समाज। उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विकलांग श्रद्धा का दौर। यह पंक्ति जो है विकलांग या कथन विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से लिया गया है। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त कथन हरिशंकर प्रसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। उपयुक्त जो कथन है वो हरिशंकर प्रसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया है। परीक्षा उपयोगी और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। हरिशंकर प्रसाई की प्रमुख रचनाएं, निबंध संग्रह, नीचे हरिशंकर प्रसाई की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं, जिनमें निबंध संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, बैसरों की फिसलन, सदाचार के ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीरा, ऐसा भी सोचा जाता है, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, पाखंड सोचा जाता है, आवारा भीड़ के खतरे। ये सभी हरिशंकर प्रसाई के निबंध हैं। उपन्यास है तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी। हरिशंकर प्रसाई के उपन्यास है तट की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी। और इनके कहानी संग्रह है भोला राम का जीवन, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। हरिशंकर प्रसाई के कहानी संग्रह है भोला राम का जीवन, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। और संस्मरण है तिरछी रेखाएं। हरिशंकर प्रसाई की के संस्मरण है तिरछी रेखाएं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थापना है। द्विवेदी जी कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसके आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। द्विवेदी जी का कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसके आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहते हुए साहित्य
केवल बुद्धि विलास नहीं है, वह जीवन की उपेक्षा करके नहीं रह सकता। उन्होंने यह संवेदित कर दिया है, साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? कुत्ते की आवाज रपट किस कृति में संकलित है? ऑप्शन ए मेरा परिवार, ऑप्शन बी अकेला मेला, ऑप्शन सी ऋण जल धन जल, ये मिसप्रिंट हो गया है, धनु जल न होकर धन जल होगा, तो ऑप्शन सी है ऋण जल धन जल। ऑप्शन डी चीरों पर चांदनी, उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋण जल धन जल। कुत्ते की आवाज रपट फणीश्वर नाथ रेणु के ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में संकलित है। कुत्ते की आवाज रपट फणीश्वर नाथ रेणु के ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में संकलित है। तो यही समाप्त हुआ आज की प्रश्नोत्तरी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और यह वीडियो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।